नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने जायसी पर बातचीत करनी शुरू की थी। हमने उनके जीवन के विषय में, उनके साहित्य के विषय में, सूफी काव्य परंपरा के विषय में जाना था और यहाँ तक कि हमने जायसी के महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य पद्मावत के कथा सार पर भी बात की थी। आज के सत्र में हम नागमती वियोगखंड और जायसी के संपूर्ण परिचय पर आधारित प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। कुछ एक प्रश्न हमेशा की तरह परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ एक प्रश्न नए बनाए गए हैं कुछ इस तरह से कि विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। यूजीसी नेट 2020 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प है यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा है 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। तीसरा है जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। चौथा है नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, यह कथन बिल्कुल सही है कि यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा शैली क्या होती है? जब 12 महीनों की जो ऋतु होती हैं, उन ऋतुओं के आधार पर नायक या नायिका के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, उन ऋतुओं में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को आधार बनाकर, तो उसे 12 मासा शैली कहा जाता है। दूसरा विकल्प है 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। हमारे साहित्य में 12 मासा पद्धति बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित है, तो इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, यह कथन भी बिल्कुल गलत है। हाँ, यह चौथा कथन सही है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। जब हम नागमती वियोग खंड के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चर्चा करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार नागमती की विरह वेदना प्रकृति के कण कण में विद्यमान दिखाई देती है, उस पर अपना प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। तो पहला और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। किसके विषय में? नागमती वियोग खंड के विषय में। तो आइए कूट देखते हैं। कूट में पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 1 और 4 और चौथा है 2 और 3, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। तपह लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिनु छाजन भई गाढ़ी। तन तिनौर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशूकों, विचार कौन सा विचार पूछा गया इसके संबंध में? यह विचार है विद्वान का, यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूजीसी नेट 2020 और 21 में पूछा गया। विद्वानों के नाम है यानी विकल्प है चंद्रबली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या श्याम मनोहर पांडे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हम इस उत्तर को तो जान चुके हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस अंश के अर्थ को भी समझ लें। हमने पिछले सत्र में जब पद्मावत के कथासार पर बात की थी, तो हमने जाना था उसके कथा के बारे में कि राजा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा से चित्तौड़ छोड़कर सिंघल द्वीप के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके पीछे वियोग में नागमती पीड़ित रहती है। तो वही नागमती वियोग खंड क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो नागमती की विरह व्यथा यहां इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो कवि कहते हैं तपे लागे अब जेठ आषाढ़ी। जेठ आषाढ़ का महीना है, पूरी तेजी से, पूरी प्रखरता के साथ तप रहा है सूर्य, यानी तपन है, गर्मी का वातावरण है। मोहि पियु बिन छाजन भई गाढ़ी, और नागमती कहती है और ऐसी तपती हुई गर्मी के बीच, जबकि सूर्य बहुत गर्म है, वातावरण बहुत गर्म है, गर्मी है परिवेश में, मेरे लिए प्रियतम के बिना मेरा जो घर है उसका छप्पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। नागमती आप सभी जानते हैं रानी थी, तो वो निश्चित रूप से महल में रहती होगी। छप्पर यहां पर व्यंजना है दोस्तों। इसकी व्यंजना है कि नागमती स्वयं को प्रियतम के बिना बेआसरा अनुभव कर रही है, यानी आश्रयहीन अनुभव कर रही है। एक अर्थ तो यहां पर विद्वानों के द्वारा यह किया गया है। दूसरा एक अर्थ कुछ एक विद्वानों ने कहा है कि एक
त्वचा का रोग होता है छाजन, और वो छाजन जब किसी की त्वचा पर हो जाता है तो उससे पूरे शरीर में जलन और खुजली मचती है। तो नागमती कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, इतना मेरे विरह के कारण, विरह की आग के कारण मेरा शरीर जल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियतम के जाने के कारण, प्रियतम के अभाव में, प्रियतम की अनुपस्थिति में मुझे छाजन जैसा भयंकर रोग हो गया है। दोनों ही अर्थ आप ध्यान में रख लेंगे। तन तिनौर भा, और मेरा जो तन है, नागमती कहती है तिनौर, तिनका इतना दुबला हो गया है विरह विथा में कि वो तिनके के समान दुबला हो गया है, हल्का हो गया है, और मैं खड़ी खड़ी झूरती रहती हूं, यानी अस्थि पंजर की तरह निरंतर दुबली होती जा रही हूं। भई बरखा, और अब क्योंकि जेठ के बाद आषाढ़ का महीना आ गया है तो वर्षा ऋतु होने लगी है, लेकिन नागमती कहती है कि मेरे जीवन की विडंबना यह है कि वर्षा ऋतु से चारों ओर परिवेश में शीतलता व्याप्त हो गई है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि प्रियतम के अभाव में मैं अब भी दुख आगर जली, दुख की आग में जल रही हूं। दुख कौन सा है? विरह का दुख। विरह के दुख में, यानी विरह की पीड़ा की अग्नि में, आगर अग्नि, मैं जर यानी जल रही हूं। तो ये इसका अर्थ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आंसर बी, यानी रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? यह प्रश्न पूछा गया DSSB TGT 2021 में। विकल्प है पद्मावत, मृगावती, अखरावट या मधुमालती। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्मावती हमारे पाठ्यक्रम में है और उसी में नागमती वियोग खंड भी है, जो कि इस प्रबंध कृति का 30वां खंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? DSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता और कहरनामा। तो दोस्तों चित्ररेखा, अखरावट और कहरनामा ये तीनों जायसी की कृतियां हैं, लेकिन छिताई वार्ता जायसी की कृति नहीं है। ये एक अन्य सूफी संत नारायण दास की रचना है, जिसमें कुछ विद्वानों ने इसका रचना काल 1526 ईस्वी माना है, तो कहीं कहीं ये 1590 ईस्वी भी मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन संबंधित है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी या घनानंद। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस कथन का अर्थ है दोस्तों कि जायसी ने अपने पद्मावत में न केवल मानवीय हृदय की संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है, मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने अपने, इसके साथ ही उन्होंने अपने मानवीय दृष्टिकोण से सृष्टि के कण कण में को उसी रूप में ग्रहण किया है जैसे वो भी मानवीय संवेदनाओं से युक्त हो। यही कारण है कि नागमती वियोग खंड में नागमती की पीड़ा सृष्टि के कण कण में विद्यमान दिखाई देती है। तो यही बात यहां पर कही गई है, यानी जीवन सूत्र, एक मानवीय जीवन सूत्र में बंधा हुआ उन्होंने देखा है, प्रकृति के कण कण को भी और सभी सजीवों को भी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यह कथन शुक्ल जी का जायसी से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास में किया है? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आषाढ़ के महीने के वियोग वर्णन से यहां पर जायसी नागमती वियोग खंड में 12 मासा को प्रारंभ करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होए मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आश्रय ग्रहण किया है। ये पंक्ति है जो नागमती वियोग खंड से ली गई है, और इसके रेखांकित अंश यानी बिरह पवन होए मारे झोला, इस पंक्ति को शुक्ल जी ने किस अर्थ में ग्रहण किया है, उसके विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, दूसरा है विरह रूपी पवन से राख बनकर उड़ जाना, तीसरा है कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, या चौथा है शरीर का अत्यधिक कंपित होना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर विरह को पवन के रूप में
स्वीकार किया है। विरह रूपी पवन उसे झकझोरे मार रही है। जब भी हवा तेज चलती है तो हम भी हिलने लगते हैं, वृक्ष भी हिलने लगते हैं, सभी वस्तुएं हिलने लगती हैं। तो नागमती क्योंकि बहुत वियोग के कारण बहुत कमजोर हो गई है, तो वो चलने में हिलती है, तो ऐसा लगता है मानो विरह ने पवन का रूप धारण कर लिया है। तो विरह रूपी पवन उसे झकझोरे दे रही है। और क्योंकि वायु के रूप में विरह की कल्पना की गई है, तो वात के प्रकोप से, इस वायु के प्रभाव से उसके अंग प्रत्यंग सुन्न हो गए हैं, यानी उसकी संवेदनाएं सारी की सारी पूंजीभूत होकर, संकटित होकर केवल और केवल अपने प्रियतम पर केंद्रित हो गई हैं। बाकी शेष संवेदनाएं उसकी सुन्न हो गई हैं, उसके सारे एहसास, अन्य एहसास समाप्त हो गए हैं। तो इस अर्थ में यहां पर इस पंक्ति का अर्थ ग्रहण किया है शुक्ल जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, जेहि पंखी के नियर होए करे विरह के बात, सोई पंखी जाए जर तरवर होए निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, प्रकृति का सुरम्य चित्रण, बी, ऊहात्मक पद्धति, सी, विरह ताप की विशद व्यंजना, डी, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऊहात्मक पद्धति के उदाहरण के रूप में शुक्ल जी ने इन पंक्तियों को स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह है कि ऊहात्मक पद्धति क्या होती है। दोस्तों जब साहित्य में, काव्य में किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो काव्य विश्वास की, वो पंक्तियां विश्वास की सीमा से बाहर हो जाएं, तब उसे ऊहात्मक पद्धति कहा जाता है। तो यहां पर इनके अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ एक बार समझ लेंगे। क्योंकि नागमती विरह वेदना से पीड़ित है, विरह की आग में जल रही है। तो कवि लिखते हैं कि जेहि पंखी के नियर होए, कि वो जिस जिस पक्षी के नियर यानी पास, देखिए अंग्रेजी का शब्द नियर भी पास है, और अवधि में भी नियर शब्द का अर्थ निकट यानी पास ही है। तो भाषा कहीं ना कहीं एक ही बिंदु से जन्मी है, ये शब्द इस बात का सबूत है। तो जेहि पंखी के नियर होए कहे विरह के बाद, नागमती अपने प्रियतम को संदेश भेजने के लिए, प्रियतम की तलाश में व्याकुलतावश वन में आ गई है, और वो जिस जिस पक्षी के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेजना चाहती है, जो उसके पास जैसे ही जाती है और उससे अपनी विरह की बात करती है, तो उसके विरह का ताप इतना प्रबल है, इतना सशक्त है, इतना भीषण है कि वो पक्षी उसके विरह की आग से जल जाता है। और जिस वृक्ष के पास वो अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए जाती है, वो तरिवर यानी वो वृक्ष निपात यानी पत्रहीन हो जाता है। तो ऐसा संभव नहीं है, ये लोक सी कल्पना की बात है, ये लोक में संभव नहीं है। इसलिए ये शैली कौन सी हुई? ऊहात्मक शैली। और इस ऊहात्मक शैली का उद्देश्य केवल और केवल एक होता है, काल्पनिक बातें करना नहीं होता, बल्कि किसी भी पीड़ा की, किसी भी वेदना की प्रबलता को अभिव्यक्त करना इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, पीयूषो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जय मुई तेहिक धुआं हम लाग। पंक्तियों में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह प्रश्न भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। यह अलंकार का प्रभाव है। बी, रंग की समानता से यही संभव है। सी, आवेग की दशा में यही उचित है। या डी, छंद की पद पूर्ति हेतु किया गया है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विरह वेदना की अधिकता के कारण इतना भावावेग है नागमती के हृदय में कि नागमती अपना संदेश देने के लिए जब भ्रमर के पास जाती है, जब कौवे के पास जाती है कि वो उनकी विरह की पीड़ा को उनके प्रियतम तक पहुंचा दें, तब वो उनसे कहती है, वो स्त्री धनी यानी वो स्त्री अपनी विरह की बात उनसे कहती है और कहती है कि तुम जाकर मेरे प्रियतम से कह देना कि तुम्हारी जो धनी यानी तुम्हारी जो प्रियतमा है, तुम्हारी जो स्त्री है, वो विरह की आग में जलकर मुई यानी मर गई है, और उसके जलने का जो धुआं था वो हमारे शरीर पर लग गया है, और यही कारण है कि हमारा रंग काला हो गया है। तो ये बात आवेग की दशा में कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात कह सकता है। इन पंक्तियों के अर्थ इस रूप में ग्रहण किए गए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद हैं। यूके SSS CLT 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सोरठा दोहा,
चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा या दोहा सोरठा? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोहा चौपाई शैली में रचना की गई है पद्मावत की, और इसी शैली में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। पद्मावत की भाषा भी अवधी है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जायसी की अवधि ठेठ अवधि है और तुलसी की अवधि साहित्यिक अवधि है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर, मानस का अर्थ है रामचरितमानस, के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। दूसरा, यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। तीसरा, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। चौथा, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखिए, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई है, यह कथन बिल्कुल असंगत है, असत्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि जायसी के पद्मावत की रचना पहले हुई, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना बाद में की। जायसी की इस शैली का अनुकरण करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जायसी ने तुलसीदास जी का अनुकरण नहीं किया। तो यह कथन गलत है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें नागमती का जो वियोग वर्णन है वो प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। अब प्रश्न यह है कि प्रवास जन्य विरह वर्णन क्या होता है? जब भी किसी नायिका के प्रियतम परदेश चले जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, तो उस परदेश जाने यानी किसी अन्य स्थान पर प्रवास से उत्पन्न जो वेदना है उसके अंतर्गत नागमती का वियोग आता है। क्यों? क्योंकि रतन सेन जो उसके प्रियतम हैं, वे भी पद्मावती की तलाश में, पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा में चित्तौड़ छोड़कर सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए हैं। इसलिए नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग डैश के लिए किया है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना या शौर्य चित्रण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12 मासा पद्धति जायसी ने पद्मावत में इसीलिए अपनाई ताकि वे नागमती की विरह वेदना को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सके। तो विरह वर्णन की अभिव्यक्ति के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना शैली क्या है? डीएसएसपी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली या फारसी की मसनवी शैली। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पद्मावत काव्य फारसी की मसनवी शैली के आधार पर लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में प्रश्न पूछा गया। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया है। तो दोस्तों देखिए, 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण, यह कथन बिल्कुल सही है। वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह चैत्र मास से नहीं बल्कि आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया है, क्योंकि अभी हमने एक प्रश्न में एक पंक्ति पढ़ी, पीयूसो कहऊ संदेशड़ा हे भौरा हे काग, यानी भंवरे और काग यानी कौवे यानी पक्षी के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख यहां किया गया है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नक्षिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, और विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था। तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो नक्षिक वर्णन यहां पर किया गया है पद्मावत में, ये नागमती वियोग खंड के विषय में नहीं है, ये पूरे पद्मावत ग्रंथ के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको ध्यान में देना है। नक्षिक वर्णन यहां पर किया गया है, लोक सामान्य की भावभूमि भी यहां पर है, और सभी पात्र यहां पर रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, हीरामन तोता, राघव चेतन आदि सभी प्रतीक हैं
तो यहाँ प्रतीकात्मकता भी है, यानी ये विकल्प बिल्कुल सही है। 12 मासा का वर्णन है नागमती वियोग खंड में, हम पढ़ते हैं। इतिहास और कल्पना का योग है, हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि आलोचकों ने पूरे पद्मावत की जो विषय वस्तु है, जो कथा है, उसको 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट है, यानी इतिहास और कल्पना का योग भी है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और मार्मिकता यहां पर है ही। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन। नगर वर्णन हालांकि सिंगल दीप वर्णन के रूप में हमको मिलता है, लेकिन लोकोत्तर भावना की बजाय यहां पर लोक सामान्य भावभूमि अधिक प्रबल रूप में अभिव्यक्त हुई है। दूसरी बात, ये सर्गों में विभक्त नहीं है बल्कि खंडों में विभक्त है, तो ये कथन असत्य हो गया, यानी असंगत हो गया। विरह वर्णन यहां है, मानवीय सहृदयता भी है और नारी की विवशता नागमती के विरह वर्णन के रूप में यहां अभिव्यक्त हुई है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? यूजीसी नेट 2016, यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम या कहरनामा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जायसी ने कयामत का वर्णन अपनी कृति आखिरी कलाम में किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं जायसी, तुलसीदास, अग्रदास और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़, यह कथन किस आलोचक का है? यह प्रश्न पूछा गया केवीएस पीजीटी 2017 में। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामपूजन या श्याम मनोहर पांडे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि जायसी का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें मानसिक पक्ष की प्रधानता है, शारीरिक पक्ष वहां गौण है, यानी इंद्रियता वहां नहीं है बल्कि भावात्मक उदात्तता का चित्रण वहां पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यानी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, पद्मा को सूफी काव्य मानने से इनकार आलोचक इनमें से कौन है? केवीएस पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को एक त्रासदी कहा है। त्रासदी यानी अंग्रेजी में जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, यानी जिसका दुख में अंत हो वो ट्रेजेडी, त्रासदी कहलाती है। तो विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को त्रासदी के रूप में वर्णित करते हैं, उल्लिखित करते हैं, तो वे सूफी काव्य नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न, जायसी के पद्मावत का रचना काल है 1520 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1540 या 1550। अभी हमने चर्चा की सी विकल्प बिल्कुल सही है। 1540 ईस्वी रचना काल पद्मावत का माना गया है। हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि 1520-21 के लगभग पद्मावत ने इसकी रचना करनी शुरू की और शेरशाह के शासन काल में आकर 1540 ईस्वी में उन्होंने इसे पूरा किया। तो 1540 इसका रचना काल माना गया है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, पद्मावत में जायसी ने अपने समकालीन किस बादशाह का वर्णन किया है? बाबर, जहांगीर, अकबर या शेरशाह? इसकी भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेरशाह की शाहे वक्त के रूप में यहां पर चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पद्मावत की भाषा है अवधी, ब्रज, मैथिली या बघेली? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की, और अवधि के साथ अगर ठेठ शब्द जुड़ा होता तो भी हमारा यही उत्तर सही होता। अवधि केवल है तो भी अवधि ही सही है, और ठेठ अवधि अगर विकल्प है तो ठेठ अवधि विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित किन ग्रंथों का उल्लेख किया है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट, कहरनामा, अखरावट, पद्मावत, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा। तो दोस्तों आचार्य शुक्ल ने जायसी के इन ग्रंथों का यानी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, जायसी किस संत की शिष्य परंपरा में थे? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या हसन अली बसरी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में जायसी का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, जायसी के विषय में असत्य कथन है। जायसी किसी अन्य स्थान से आकर जायस नगर में बस गए थे। दूसरा, जायसी ने 1540 में पद्मावत की रचना की। तीसरा, पद्मावत भाषा में रचित एक सूफी काव्य है। चौथा, पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। यहां पर में होना चाहिए दोस्तों, सही कर लेंगे। पहला विकल्प देखते हैं, जायसी किसी अन्य स्थान से आकर जैस नगर में बस गए थे, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान, तो ये कथन अपने आप में सही है। 1540 में पद्मावत की रचना की जायसी ने, यह भी सही है। पद्मावत ब्रज भाषा में लिखा गया सूफी काव्य है, यह गलत है, क्योंकि ब्रज नहीं बल्कि अवधी भाषा में लिखा गया है, तो ये कथन असंगत है। पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सैयद अशरफ को जायसी का दीक्षा गुरु माना है? ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैयद अशरफ को जायसी का दीक्षा गुरु माना है, यह हम इस सत्र में बात कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, हिंदू हृदय और हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? बच्चन सिंह, आचार्य द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, जिसकी चर्चा हम पूरे विश्लेषण के साथ पिछले सत्र में कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आलोचकों ने कितने खंडों में विभक्त किया है? 2, 3, 4 या 5? तो हम पढ़ चुके हैं, 2 खंडों में विभक्त किया गया है पद्मावत की कथा को आलोचकों के द्वारा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध कल्पना प्रधान है, उत्तरार्ध में ऐतिहासिक तथ्यों से संपुष्ट है इसका उत्तरार्ध। ऐसी स्थिति में इन 2 खंडों में विभक्त किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 45, 52, 57 या 63? तो हम पढ़ चुके हैं, पद्मावत में कुल 57 खंड है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, पद्मावत का क्रमशः प्रथम व अंतिम खंड है स्तुति खंड, नागमती संदेश खंड, स्तुति खंड, पद्मावती नागमती सती खंड, सिंगल द्वीप खंड और आगमन खंड, वसंत खंड, रत्न से विदाई खंड? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि प्रारंभ होता है पद्मावत का स्तुति खंड से और समापन होता है पद्मावती नागमती सती खंड से, क्योंकि जब युद्ध में मारे जाते हैं राजा तब उनकी मृत्यु के बाद उनकी दोनों रानियां यानी पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं, और उसके साथ ही यहां पर ये कथा पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अंतिम खंड है पद्मावती नागमती सती खंड और प्रारंभिक प्रथम खंड है स्तुति खंड, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, पद्मावत की प्रतीक योजना के विषय में असत्य विकल्प है। राजा रत्नसेन और साधक के प्रतीक, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि की प्रतीक, नागमती परम शक्ति की प्रतीक और राघव चेतन शक्ति की प्रतीक? तो दोस्तों ये सही है प्रतीक, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्योंकि से असत्य विकल्प पूछा गया है। नागमती यहां परम शक्ति की नहीं बल्कि सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? 20वां, 25वां, 31वां या 30वां? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती वियोग खंड पद्मावत का 30वां खंड है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड की प्रथम पंक्ति है, नागर काहु नारी बसपरा, नागमती पथेरा, वियोग पाउर जोऊ, सुआ काल होई रहेगा पीऊ? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस नागमती वियोग खंड की सबसे पहली पंक्ति है, नागमती चितौर पथ हेरा, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड में कुल कितने दोहे हैं? 13, 15, 17 या 19? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती वियोग खंड में कुल 19 दोहे हैं, आंसर होगा डी।
अगला प्रश्न, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। समासोक्ति काव्य दोस्तों वो काव्य होता है जिसमें प्रस्तुत के माध्यम से कोई अप्रस्तुत अर्थ अभिव्यक्त किया जाता है, उस काव्य को समासोक्ति कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहकर संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड में कुल अर्धालियां हैं। अर्धालियां मैंने पिछले सत्र में भी बताया था दोस्तों, अर्धालियों का अर्थ होता है चौपाई का आधा भाग, यानी चौपाई की जो एक पंक्ति है उसे अर्धाली कहा जाता है और दो पंक्तियां मिलकर के चौपाई बनाती हैं, चौपाई छंद बनता है। दोहा चौपाई शैली में पद्मावत लिखा गया है। तो कुल अर्धालियों की संख्या यानी कुल पंक्तियों की संख्या सरल भाषा में कितनी है? 111, 115, 125 या 133? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुल अर्धालियों की संख्या 133 है और 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा है और 19 दोहे हैं यहां, तो उस हिसाब से भी आप अनुमान लगा लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, नागमती ने अपनी और रतन सेन की जोड़ी को किसके समान बताया? मोर सारस की जोड़ी, तोता मैना की जोड़ी या हरिणों की जोड़ी? दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती अपनी और रतन सेन की जोड़ी को सारस की जोड़ी के समान बताती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। और यह प्रश्न इस अंश पर आधारित है, इसे हम समझ लेंगे। देखिए, ये पहला छंद है, पहला पद्यांश है नागमती वियोग खंड का। अभी हमने पढ़ा कि नागमती चितौर पथेरा, ये पहली पंक्ति है नागमती वियोग खंड की, और वही अंश यहां पर ये दिया गया है। नागमती चितौर पथेरा, चितौर का अर्थ है चित्तौड़ और हेरा मतलब पीयू जो गए पुन कीन न फेरा, चित्तौड़ की ओर आने वाला जो पथ था, जो रास्ता था, उस पर टकटकी लगाए देखती रहती थी और मन में ये सोचती थी कि प्रियतम को गए हुए इतना लंबा समय बीत गया और वो जब से गए हैं तब से लौट कर नहीं आए। पुनि कीन न फेरा यानी दोबारा लौट करके नहीं आए। नागर काहू नारी बस पड़ा, और नागमती अपने मन में सोचती है कि निश्चय ही मेरा नागर यानी प्रियतम पति किसी अन्य नारी के वश में हो गया है, यानी किसी अन्य नारी ने उसे अपने वश में कर लिया है। तेई मोर प्यू मोसो हरा, और उसी नारी ने जिसने उसे वश में किया है मेरे प्रियतम को, उसने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया है, हरण कर लिया है, यानी मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लएगा पीयू। और हम कथानक पर जब बात कर रहे थे पद्मावत के, तब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हीरामन तोता सिंघल द्वीप से पद्मावती का है, वो उड़कर के किसी माध्यम से वन में पहुंचता है और वहां से बहेलिया के द्वारा पकड़ा जाता है, बेचा जाता है, एक ब्राह्मण के द्वारा खरीदा जाता है, और उस ब्राह्मण से, क्योंकि वो चित्तौड़ का निवासी है, राजा रतन सेन उसे प्राप्त कर लेते हैं और उसी से पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर वे पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठते हैं। तो उसी हीरामन तोते, सुआ का मतलब होता है तोता, उसी हीरामन तोते की यहां बात हो रही है। नागमती कहती है सुआ काल होई लएगा पीयू, ये जो हीरामन तोता है ये काल के रूप में आया और मेरे प्रियतम को ले गया। अब तोते को यहां काल के रूप में क्यों कहा गया है? दोस्तों काल क्या का कार्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के प्राण हर कर ले जाता है, और नागमती क्योंकि एक सती नारी है, अपने प्रियतम से एकनिष्ठ प्रेम करने वाली नारी है, तो उसके लिए उसके प्रियतम उसके प्राण हैं, उसके प्राणों के आधार हैं। इसलिए यहां उसने उसको सुआ, जो तोता है जो कि प्रियतम को हर कर ले गया है, वो उसे काल के समान प्रतीत होता है। सुआ काल होई लएगा पीयू, सुआ काल के रूप में आया और मेरे प्रियतम को ले गया। पीयू नहीं जात जात बर जीव, कि कितना अच्छा होता कि प्रियतम नहीं जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। और अब वो अलग अलग पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करती है। वो कहती है कि ये तोता, एक तरफ तो कह रही है कि तोता किस रूप में आया? काल के रूप में आया। इस पंक्ति में तोते को वो नारायण के रूप में बता रही है। अब नारायण के रूप में क्यों बता रही है? कि जिस तरह से विष्णु भगवान ने, नारायण ने वामन का रूप रखकर राज करते हुए, शासन करते हुए राजा बलि को छला था,
और उनका राज्य पूरा अपने वश में कर लिया था, उसी तरह से नारायण का रूप धारण कर, यानी ये सुआ नारायण का रूप धारण कर आया और मेरे सारी संपत्ति, मेरे मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्रियतम को छल से छीनकर ले गया। दूसरी पंक्ति में अब वो कुछ और कह रही है, करण पास लीनेऊ कोई छंदू विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। और अब वो कह रही, इस पंक्ति में वो कह रही है कि सुआ जो तोता था वो इंद्र के रूप, छद्म वेशधारी, छल करने वाले इंदु यानी इंद्र भगवान के रूप में आया। जैसे इंद्र ने विप्र यानी ब्राह्मण का रूप धारण कर, झिलमिल का अर्थ है कवच, कर्ण के जीवन के रक्षक जो कवच था वो उससे ले लिया था, छद्म से यानी छल से ले लिया था, कर्ण यानी कर्ण के पास से ले लिया था। उसी तरह से ये जो तोता मेरे जीवन के रक्षक, मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्रियतम थे, उन्हें छल से मुझसे छीन करके ले गया। आगे अगले पंक्ति में, मानत भोग गोपीचंद भोगी लेई अपसवा जलंधर जोगी। आगे की पंक्ति में कहती है कि जिस प्रकार राजा गोपीचंद भोग विलास को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे, लेकिन छल से नाथ संप्रदाय के जलंधर नाथ उन्हें भोग विलास से दूर कर बहका करके अपने साथ ले गए, उसी तरह से ये तोता मेरे प्रियतम को बहका कर अपने साथ ले गया। लेगा कृष्ण ही गरुण आरोपी कठिन बिछोह जियई किमि गोपी। और आगे की पंक्ति में वो कहती है कि ये तोता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गरुड़ के रूप में आया। गरुड़ अक्रूर जी को कहा जाता है। अक्रूर कौन थे? अक्रूर वो थे जो कृष्ण को लेने के लिए आए थे, कंस के आदेश पर जिन्हें भेजा गया था और वो कृष्ण को लेने आए थे। तो गरुड़ शब्द यहाँ अक्रूर के लिए है। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण को अक्रूर आकर के ले गए थे और अलोपी यानी लुप्त हो गए थे, कठिन बिछोह, और उनके कृष्ण के जाने के बाद गोपियों को विरह की वेदना, असहनीय वेदना सहनी पड़ी थी, भला वे किस प्रकार जियहि किमि गोपी, जिन गोपियों के प्राणों के आधार श्री कृष्ण थे, भला वे गोपियां कृष्ण के चले जाने के बाद कैसे जीवित रहती। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि उसी प्रकार नागमती कहती है कि जिस प्रकार वो तोता मेरे प्राणों के आधार, मेरे स्वामी को, मेरे प्रियतम को ले गया, तो भला मैं कैसे अपने आप को जीवित रख पाऊं, मैं कैसे अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाऊं। सारस जोरी कौन हरे मारे बेआधा लीन, झुरझुरे पंजर हो भई बिरह काल मोहि दीन। अब यहां पर वो पंक्ति जिस पर ये पंक्ति वो है जिस पर ये प्रश्न आधारित था। सारस जोड़ी कि मेरी और मेरे प्रियतम की यानी राजा रतन सेन और नागमती की जोड़ी सारस की जोड़ी के समान थी, इसे कोई हर कर ले गया। मुझे ऐसा लगता है, नागमती सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है मानो किसी शिकारी ने उसे मार दिया है, यानी मेरे प्रियतम का वध कर दिया है। झुरझुरे, और ये सोच सोचकर मैं झुरझुरे पंजर हो गई, मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूं कि मैं एक अस्थि पंजर मात्र बनकर रह गई हूं। हो का अर्थ होता है अवधि में मैं। विरह काल मोहिदीन, और इस विरह ने यानी प्रियतम के वियोग ने मुझे काल उपहार में दिया है, यानी मेरा काल अब निकट आ गया है, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। ये उपहार मुझे वियोग से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आहि जो मारे बिरह के आगे उठे तही लाग, हंस जो रहा शरीर मह पांख जरागा भाग। दोहे में हंस शब्द का अर्थ है, विकल्प है जीवात्मा, परमात्मा, शरीर या पक्षी। तो दोस्तों यहां पर हंस का अर्थ है जीवात्मा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। आहि जो मारे विरह के, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में विरह की आग लग जाती है, आगे उठे ते ही लाग, और आग से उसके शरीर जलने लगता है, उस शरीर में रहने वाला जो हंस है, हंस यानी जीवात्मा, उस आग से उसके शरीर के, उसके वो जो जीवात्मा है यानी जो पंखी है, जो हंस है, उसके पंख जल जाते हैं, गा भागे। और ऐसी स्थिति में वह हंस भाग जाता है, यानी प्राण शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहां हंस शब्द का अर्थ है जीवात्मा। आंसर हुआ ए। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। पियु वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित बोले पियु पियु। नागमती कहती है कि प्रिय के वियोग में मेरा जो जीव यानी मन है, हृदय है, वो कैसा हो गया? बाउर यानी बावला हो गया है, यानी मैं पागल हो गई हूं। पपीहा नित बोले पियू पियू, और जिस प्रकार पपीहा पियू पियू की रट लगाए रहता है, उसी तरह से बावली होकर अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ में पियू पियू की रट लगाए
रहती हूं। अधिक कामदाद है सो रामा, हरि ले सुबह गए प्यूनामा। और नागमती कहती है कि वो स्त्री, और कवि कहते हैं कि सो रामा यानी वह स्त्री, उस स्त्री के शरीर में काम की अग्नि जल रही है। काम दाद है यानी जल रही है, काम की अग्नि जल रही है। और क्यों जल रही है अधिक? क्योंकि हरि ले सुबह गए प्यूनामा, कि सुआ वो जो तोता था, हीरामन तोता, वो न केवल उसके प्रियतम का हरण करके ले गया है, बल्कि इसके साथ साथ वो उसके प्रियतम के नाम को भी ले गया है। क्यों? क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, कोई भी सती स्त्री अपने प्रियतम का, अपने पति का नाम अपने अधरों पर नहीं लाती। तो नाम का उच्चारण करके वो रट नहीं सकती, तो उसके पास एक ही शब्द है, प्यू प्यू की रट लगाना। और प्रियतम को तो वो तोता लेकर चला ही गया है। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीच भीज गई चोली। आगे नागमती कहती है कि प्रियतम जब से गए हैं तब से विरह का बाण मेरे शरीर में इतनी गहराई तक लग गया है कि मैं हिलने डुलने योग्य भी नहीं रही। यानी मेरी पूरा जो शरीर की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। रकत पसीज, और मेरे शरीर से के रोम छिद्रों से पसीने के स्थान पर रक्त बह रहा है, और उस बहते हुए रक्त में मेरी चोली यानी मेरे पूरे वस्त्र भीग गए हैं। आगे, सूखा हिया हार भारी, और मेरा जो हृदय है वो सूख गया है, यानी भावनाहीन हो गया है, शुष्क हो गया है। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा, मेरा वक्षस्थल कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, और इतना दुर्बल हो गया है कि हार का बोझ धारण करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और जब भी किसी स्त्री को विरह की इस प्रकार की अग्नि सताती है तो उसके प्राण धीरे धीरे उसके शरीर से प्रस्थान करने लग जाते हैं। भावाभिव्यंजना क्या है? भावाभिव्यंजना है कि नागमती संकेत कर रही है कि अब उसके शरीर से उसके प्राण भी निकलने ही वाले हैं। खन एक आप पेट मह सांसा, एक खन यानी क्षण, एक क्षण में वो सांस लेती है, पेट में सांस आती है। खन ही जाए जीव हो निराशा, और दूसरे ही क्षण वो सांस उसके मुख से बाहर भी निकल जाती है, अर्थात वो तेजी से लंबी लंबी सांसें ले रही है। और उसकी इस अवस्था को देखकर उसकी जो दासियां हैं होए निराशा, वो निराश हो रही हैं, क्योंकि रानी जो पटरानी नागमती थी उसकी इस अवस्था को देखकर दासियां भी उद्विग्न हो उठी हैं। पवन डोलावहीं, और वे बार बार पंखे से हवा करती हैं डोलावहीं, ताकि वो चैतन्य अवस्था में आए। सींच ही चोला, उसके वस्त्रों पर जल छिड़कती है ताकि उसकी मूर्छा, उसकी बेसुधी की स्थिति समाप्त हो। पहर एक समुझही मुख बोला, और एक पहर के लिए इतना सब यत्न करने के बाद नागमती कुछ चैतन्य अवस्था को प्राप्त करती है और मुख से बार बार एक ही बात बोलती है। क्या बोलती है? प्राण पयान होत को राखा, कि मेरे प्राण तो अब मेरे शरीर से प्रस्थान ही करने वाले हैं। पयान यानी प्रस्थान, यानी निकलने ही वाले हैं। अब मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मेरे इन प्रस्थान करते हुए प्राणों की राखा यानी रक्षा कौन करेगा? को सुनाव प्रीतम के भाखा, और मुझे अब प्रियतम की मधुर वाणी में जो प्रेम में डूबी हुई बातें थी वो भला मुझे कौन सुनाएगा? बार बार उस जैसे ही वो चैतन्य अवस्था में आती है वो बार बार एक ही बात अपने मुख से बोलती है। आहे जो मारे बिरह के आगे उठे तही लाग। इन पंक्तियों पर यह प्रश्न था कि जिसको विरह की आह लग जाती है उसके शरीर में विरह की अग्नि से जलन उत्पन्न होने लगती है, विरह की आग उसे तपाने लगती है। हंस जो रहा शरीर में, और ऐसी तपन भरी स्थिति में जो जीवात्मा है, जो शरीर में हंस है यानी जीवात्मा है, उसके पंख उस आग से जल जाते हैं और वो शरीर छोड़कर भाग जाता है, यानी विरह से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। तपन मृगशिरा जे सहे ते अर्द्रा पलुहंत। पंक्ति में व्यंजित भाव है। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में गर्मी और आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होती है। सुख दुख का क्रम सदैव बना रहता है। जो मृगशिरा के ताप को सहता है वही आर्द्रा का आनंद प्राप्त करता है। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मृगशिरा और आर्द्रा ये दो नक्षत्र हैं। मृगशिरा नक्षत्र में गर्मी, प्रचंड गर्मी होती है, और आर्द्रा नक्षत्र में अच्छी वर्षा होती है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जो मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहन करता है वही आर्द्रा नक्षत्र के दौरान वर्षा से परिवेश में व्याप्त हुई शीतलता का आनंद भी उठाता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अब ये जो विकल्प है, जो वृक्षशिरा के ताप को सहता है वही आर्द्रा का आनंद प्राप्त करता है। इसकी व्यंजना इस प्रकार लेंगे कि जो वियोग की पीड़ा का ताप सहता है, वियोग की अग्नि का ताप सहता है, वही मिलन के सुखद आनंद का अनुभव करता है। और आप सब विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो जो संघर्ष का, परिश्रम का ताप झेलता है वही सफलता के आनंद को प्राप्त करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जायसी की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और इस अंश पर आधारित है ये प्रश्न। पाट महादे हिये नहारू, अब क्या है, नागमती विरह में व्याकुल है, तो नागमती की को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हैं उसकी दासियां। तो वो कह रही हैं पाट महादे यानी हे पटरानी, हिये नहारू, अपने हृदय को हारो मत, यानी निराश मत हो, हताश मत हो। समुझ जीव चित चेत समारू, अपने जीव, अपने हृदय को समझाओ, समझाओ और अपने चित्त को संभालो, अपनी चेतना को संभालो। भंवर कमल संग होई मिरावा, जिस प्रकार कमल के फूल के साथ भंवरे का मिलन होता है उसी प्रकार निश्चित ही आपके प्रियतम के साथ आपका मिलन होगा। संवरी नेह मालती पहनावा, और जिस प्रकार भंवरा मालती के नेह का स्मरण करना, मालती के अपने प्रति प्रेम का स्मरण कर, मालती एक बेल होती है, उस पर एक बहुत सुंदर सुगंधित पुष्प उगता है दोस्तों। तो वो कह रहे हैं जायसी कि जिस प्रकार मालती की सुंदर पुष्प को का स्मरण कर, उसके नेह को स्मरण कर भंवरा लौट कर उसके पास आता है, इसी प्रकार समय आने पर आपके प्रियतम आपके स्नेह को स्मरण कर आपके पास लौट कर फिर से आएंगे। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेक प्यास बांधु मन थी। और जिस प्रकार पपीहा जो पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र से एकनिष्ठ प्रेम करता है, उसकी बूंद से एकनिष्ठ प्रेम करता है और स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए प्यास को धैर्य पूर्वक सहता है। टेको प्यास, प्यास को धैर्य पूर्वक सहता है। बांधु मन थी, अपने मन में को धैर्य धारण करता है। उसी प्रकार हे पटरानी, आप भी प्रियतम से मिलन के क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए और अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। धरती ही जैसे गगन सोनुगा, और जिस प्रकार पृथ्वी का गगन से यानी आकाश से प्रेम होता है और परिणाम क्या होता है, आकाश जेठ और आषाढ़, जेठ के महीने में बहुत अधिक धरती को तपाता है, लेकिन जैसे ही उसे उसके प्रति अपने प्रेम का स्मरण हुआ आता है, पृथ्वी का अपने प्रति प्रेम स्मरण हुआ आता है, तो वो लौटकर बादलों के साथ आता है और वर्षा के रूप में अपने प्रेम से पृथ्वी को सराबोर कर देता है। इसी तरह से वियोग की अग्नि में तपती हुई आप को आपके प्रियतम मिलेंगे और वे आपके जीवन को पूरी तरह से आनंद से, प्रेम से, स्नेह से सराबोर कर देंगे। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, और जिस प्रकार गर्मी बीतने पर, सर्दी बीतने पर बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु में वृक्षों पर नए नए पत्ते आते हैं, समस्त प्रकृति के वृक्ष, वनस्पतियां रंग बिरंगे फूलों से भर जाती हैं और पूरी प्रकृति रस से यानी आनंद और उल्लास से भर जाती है। उन वनस्पतियों पर मधुकर यानी भंवरे गुंजार करने लगते हैं। सो बेली, और वे लतिकाएं जो सूख गई थी वे फिर से हरी भरी होकर प्रकृति को आनंद और उल्लास से परिपूर्ण प्रदर्शित करती हैं। उसी तरह से आपके जीवन में भी ये बसंत ऋतु अवश्य आएगी और आपके प्रियतम लौटकर आपके जीवन को प्रेम के आनंद से सराबोर कर देंगे। जिन यस जीव करसि तू बारी, यह तरिवर पुनि उठई तफासी। इसलिए तुम अपने जीव को, अपने मन को इतना हताश और निराश मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये जो शरीर रूपी तरिवर यानी वृक्ष है ये फिर से पल्लवित हुआ। कैसे? जैसे वसंत आने पर सूख गई बेल पल्लवित होती है, उसी तरह से आपका ये जो शरीर का वृक्ष है जो सूख कर पंजर हो गया है, ये फिर से विकसित और पल्लवित होगा और आप फिर से आनंद और उल्लास प्राप्त कर सकेंगी। दिन दस बिनु जल सूख विधंसा, आगे उसकी दासियां कहती हैं कि हे पटरानी, जिस प्रकार भयंकर ताप के दौरान कोई सरोवर निरंतर जल से रहित हो जाता है और उसमें जो हंस क्रीड़ा कर रहे होते हैं वे उसे छोड़कर अन्यत्र जल की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है सरोवर फिर से पानी से भर जाता है और वे हंसों का जोड़ा भी लौटकर वापस उसी सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए आ जाता है। उसी तरह से हे पटरानी, आपके प्रियतम भी लौट कर आएंगे और आपके जीवन में भी वही आनंद, उल्लास और क्रीड़ाएं व्याप्त होंगी। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटे अहंत, तपनि मृग सिराजे सहेते अर्द्रा पलुहंत। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वे दासियां कहती हैं कि जो स्त्रियां, जो प्रियतमाएं
अपने प्रियतम से मिलती हैं, गले मिलती हैं, वे अपने जीवन की सारी पीड़ा, सारे विरह के ताप को भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहते हैं वही वर्षा ऋतु के आनंद को, उल्लास को भोगते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। नागमती वियोग खंड का वर्ण विषय नहीं है। नागमती की विरह वेदना, 12 मासा वर्णन, नागमती का नक्षिक वर्णन और ऊहात्मक विरह वर्णन। तो दोस्तों, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह वेदना है, नाम से ही स्पष्ट है। 12 मासा के माध्यम से विरह वेदना की गई है, अभिव्यक्त की गई है, यह भी स्पष्ट है। ऊहात्मक विरह वर्णन है, यह भी हम एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, यानी एक कथन भी सही है, ये कथन गलत है, क्योंकि यहां इस खंड में नागमती के नक्षिक वर्णन यानी उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न, रकत के आंसू परहि भुई टूटी, रैंग चली जसबीर बहुटी। पंक्ति में निहित भाव है प्रकृति प्रेम, नागमती की विरह वेदना, वर्षा का चित्रण, वर्षाकालीन जीव जंतुओं की भयावहता का चित्रण। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन पंक्तियों में नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। ये पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे कि नागमती जब विरह से व्याकुल होकर रोती है, अपने उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं, तो वे आंसू रक्त के आंसू हैं, जल के आंसू नहीं है बल्कि रक्त के आंसू हैं। और वे आंसू भुई यानी पृथ्वी पर उसके नेत्रों से टूट टूट कर गिरते हैं और वे उनकी पूरी पंक्ति बन जाती है पृथ्वी पर। और वो लाल लाल बूंदें जब बहती है पृथ्वी पर तो ऐसा लगता है मानो वीर बहुटियों की पंक्ति चल रही हो। वीर बहुटी क्या होता है? सावन के महीने में दोस्तों एक बहुत छोटा सा कीड़ा आपने देखा होगा, बिल्कुल मखमल जैसा लाल रंग का होता है, और कई लोग उसे सावन की डोकरी कहते हैं, कहीं उसे सावन की गुड़िया कहा जाता है, उसी को वीर बहुटी भी कहा जाता है। तो उस कल्पना कर रहे हैं कवि कि उसके नेत्रों से, नागमती के नेत्रों से जब रक्त के आंसू गिरते हैं पृथ्वी पर और वो बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो वीर बहुटियों की यानी सावन की डोकरी की पंक्तियां पृथ्वी पर रेंग रही हों। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। ये पंक्तियां देखेंगे, इस अंश पर आधारित है प्रश्न। सावन की ऋतु में, क्योंकि 12 मासा के माध्यम से विरह वर्णन किया गया है, तो सावन की ऋतु में किस प्रकार विरह वेदना सहती है नागमती, उसका वर्णन है। सावन बरस मेघ अति भारी। सावन की ऋतु आ गई है, चारों तरफ वर्षा हो रही है, तेज मेघ मतलब वर्षा हो रही है, और चारों ओर पानी ही पानी है, बहुत अधिक पानी भर गया, अति पानी। भरने परी हो बिरह जुरानी, सारी पृथ्वी पानी से भर गई है, लेकिन नागमती कहती है कि हो यानी मैं विरह में जल रही हूं, मैं विरह में सूख सूख कर कांटा हो रही हूं। यानी प्रकृति में उल्लास है, प्रकृति में नवी है, प्रकृति में संवेदना है, प्रकृति में शीतलता है, लेकिन नागमती अपने प्रियतम के विरह में की आग में निरंतर जल रही है। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा। पुनर्वसु एक नक्षत्र होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होता है पुनः बसु। बसु का अर्थ होता है धन धान्य, यानी इसका साधारण शाब्दिक अर्थ अगर ग्रहण करें तो जो फिर से धन धान्य को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसके लिए ये पुनर्वसु शब्द आता है। और ऐसा माना जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे धन धान्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो यहां नागमती कह रही है कि लाग पुनर्वसु, कि पुनर्वसु नक्षत्र भी आ गया। पुनर्वसु नक्षत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि धन धान्य की फिर से प्राप्ति होती है, और मेरा धन धान्य तो मेरे प्रियतम है, लेकिन मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा। यानी व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि प्रियतम जो गए तो लौट कर फिर नहीं आए, पुनर्वसु नक्षत्र के आने पर भी नहीं लौटे। भाई कह कंत सरेखा, और कहती है कि मैं वियोग में बावली हो गई हूं, मेरे सरेखा यानी चतुर, मेरे चतुर कंत यानी प्रियतम कहां है? रकत के आंसू परई भुई टूटी, ये पंक्ति मैं अभी स्पष्ट कर चुकी हूं कि अब उसके नेत्रों से विरह वेदना के कारण रक्त के आंसू गिर गिर कर टूटने लगते हैं, और वे आंसू जब पृथ्वी पर बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो वीर बहुटियों की पंक्तियां रेंग कर चल रही हो। सखिन रचाप्यू संग ही डोला, और सावन में झूला झूलने की भारतीय परंपरा है। तो नागमती कहती है कि मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ झूले डाल लिए हैं वृक्षों पर, और वे आनंद उल्लास से प्रेमपूर्ण वातावरण में जी रही हैं, आनंद बना रही है। हरी हरी भूमि और पूरी की पूरी जो पृथ्वी है हरी भरी हो गई है। कुसुम्भी चोला, कुसुम्भी का अर्थ होता है लाल, और क्योंकि रंग बिरंगे फूलों से सज गई है पृथ्वी, तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने लाल रंग का चोला धारण कर लिया हो।
यानी चारों ओर उल्लास का वातावरण है। हिय हिंडोल अस डोले मेरा, लेकिन मैं क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित हूं तो मेरा जो हृदय है वो हिंडोल यानी झूले की तरह से डोल रहा है। मेरी सखियां तो अपने प्रियतम के साथ झूला डालकर झूले का आनंद ले रही हैं, लेकिन मैं विरह में झूले के कारण झूले की तरह अपने हृदय में डोल रही हूं। विरह झुलाए दे झकझोरा, और मेरी सखियों को झुलाने वाले उनके प्रियतम हैं, लेकिन मुझे मेरा विरह झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, और मेरे जीवन का जो राह है उसमें मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। इतनी गंभीर, गहन, गहरी, विकट राह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मार्ग पर चलूं कि अपने प्रियतम को फिर से प्राप्त कर सकूं। अथाह और गंभीर जटिलताओं से युक्त मेरे जीवन का मार्ग है। जीव बाउर, इसलिए ये सोच सोच कर मेरा हृदय बावला हो गया है। भा फिरे भंभीरी, भंभीरी वर्षा में आने वाले पतंगे को कहते हैं। पतंगे की एक खास बात होती है दोस्तों कि वो जहां लाइट होती है वहीं पर उसके चारों इर्द गिर्द एक ही एक स्थान पर घूमता रहता है। तो वो कह रही है कि मैं भी, मेरा चित्त पागल हो गया है, बावला हो गया है, और जिस प्रकार भंभीरी एक ही जगह पर घूमती रहती है, उसी तरह से केवल और केवल अपने प्रियतम के चिंतन में मेरा हृदय घूमता रहता है। जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, और जहां जहां तक दृष्टि जाती है संसार में मेरी, वहां वहां तक संपूर्ण संसार जल में बूढ़ बूढ़ यानी डूबा हुआ, संसार में डूबा हुआ प्रतीत होता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, लेकिन मेरी जीवन की जो नैया है उसका जो खिवैया अर्थात मेरे प्रियतम, खेवक किसको कहा गया है? प्रियतम को, क्योंकि वो मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे जीवन की जो नैया है वो थक गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, यानी मेरा जीवन रुक गया है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ वन बन ढाक, किमिके भेंटों कंत तुम नामो ही पाव न पाख। और नागमती आगे कहती है कि हे प्रियतम, आप न जाने कौन से अगम स्थान पर जा बैठे हैं कि आपके और मेरे बीच ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, समुद्र है, और बीहड़ वन है, और पलाश के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिसके कारण मैं आपके निकट नहीं आ सकती। किमिके भेंटों कंत तुम, तो हे कंत, हे प्रियतम, मैं तुमसे किस प्रकार भेंट करूं? क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास पैर हैं और ना मेरे पास पंख हैं। पैर क्यों नहीं है? क्योंकि वियोग की पीड़ा को सह सह कर नागमती इतनी क्षीण हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है कि उसके पैरों में इतने अगम मार्ग को पार कर अपने प्रियतम तक जाने की क्षमता, सामर्थ्य नहीं रही। और पंख, क्योंकि वो पक्षी नहीं है तो पंख उसके पास है नहीं, तो वो कहती है कि ना तो मेरे पैरों में इतनी क्षमता है कि मैं इस अगम रास्ते को पार कर तुम तक आ सकूं, और ना ही मेरे पास पंख हैं कि मैं पक्षियों की तरह उड़कर जल्दी से तुमसे मिलन कर सकूं। आगे चलते हैं। धनि सूखे भरे भादों माहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा और संदेह। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धनि का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री सूख रही है भादों के महीने में। भादों बहुत अधिक वर्षा का महीना होता है, यानी चारों ओर जल है, लेकिन स्त्री सूख रही है, विरोधी स्थितियों का चित्रण है, तो यहां पर विरोधाभास अलंकार हो गया। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, सखी माने त्योहार सब गाय देवारी खेल, होका गावों कंत बिन रही छार सिरमेल। पंक्ति में किस त्योहार की ओर संकेत किया गया है? हरितालिका तीज, करवा चौथ, होली या दिवाली। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां जो देवारी शब्द है वो दिवाली की ओर संकेत करता है। यहां इसका अर्थ है सखी माने कि मेरी सखियां तो सारे त्योहार मना रही हैं अपने प्रियतम के साथ मिलकर के, गा रही हैं, आनंद उल्लास कर रही हैं, दिवाली पर खेल खेल रही हैं। दिवाली पर हमारी संस्कृति में जुआ खेलने की प्रचलित परंपरा रही है, उसी की ओर यहां संकेत किया गया है। दिवाली के खेल खेल रही हैं, लेकिन मैं क्या गाऊं क्योंकि मेरे प्रियतम तो मेरे पास नहीं है, यानी मेरे जीवन में आनंद और उल्लास ही नहीं है। रही छार सिरमेल, इसलिए मैं विरह की आग में जलती हुई अपने सिर पर केवल और केवल राख डाल रही हूं। छार यानी भस्म, यानी राख डाल रही हूं, यानी मेरा जीवन बिल्कुल उजड़ चुका है। इस बात की ओर यहां संकेत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, पीयूषों कहेउ संदेश राहे भौराहे काग, सोधन बिरह जरि मुई तेह क धुआं हम लाग। पंक्तियों के विषय में असत्य कथन है। ए नागमती की विरह वेदना का ऊहात्मक चित्रण है। नागमती कौवे और भ्रमर के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेज रही है। नागमती विरह वेदना के कारण अपने गोरे रंग को कौवे और भ्रमर के समान काला बता रही है। नागमती संदेश भेज रही है कि हे भ्रमर, हे काग, मेरे प्रियतम को बताना कि मेरी विरह वेदना की अग्नि के धुएं से तुम्हारा रंग काला हो गया है। तो दोस्तों
ऊहात्मकता है, ये बिल्कुल सही है। नागमती कौवे और भ्रमर के माध्यम से प्रियतम को संदेश भेज रही है, ये भी सही है। नागमती विरह वेदना के कारण अपने गोरे रंग को कौवे और भ्रमर के समान काला बता रही है, ये कथन गलत है। नागमती संदेश भेज रही है कि हे भ्रमर, हे काग, मेरे प्रियतम को बताना कि मेरी विरह वेदना की अग्नि से के धुएं से तुम्हारा रंग काला हो गया है, ये भी सही है। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही विकल्प इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। आगे चलते हैं। माघ के महीने में पाला पड़ने पर नागमती प्रियतम को किस रूप में आने के लिए कहती है? सिंह के रूप में, चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में या हरिण के रूप में? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती क्योंकि माघ के महीने में बहुत अधिक सर्दी है, पाला पड़ रहा है, तो सर्दी से परेशान हो रही है, एक और वियोग की अग्नि है, दूसरी ओर सर्दी है, तो वो प्रियतम को आमंत्रित करती है, उससे अनुरोध करती है कि आप सूर्य के रूप में आइए और मेरे जीवन में ऊष्मा का संचार कीजिए। तो आंसर होगा इसका सी। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। लागेऊ माघ परे अब पाला, बिरहा काल भयऊ जड़काला। नागमती कहती है कि माघ का महीना लग गया है हे प्रियतम, और अब पाला भी पड़ने लगा है। अब विरह जो है वो काल बन गया है मेरे लिए, क्योंकि इतनी सर्दी है कि मुझसे ये सर्दी सहन नहीं हो रही। इस सर्दी को रोकने के लिए मैं क्या कर रही हूं? पहल पहल तन रुई झापे, मैं अपने शरीर को रुई से ढकती हूं। हहरे अधिको ही कापे, और जितना मैं अपने शरीर को रुई से ढकने की कोशिश करती हूं उतनी ही ठंड मुझे और लगती है, और मेरा हृदय उतना ही अधिक ठंड के कारण, शीत के कारण कंपायमान होता रहता है। आय सूर होय तपुरे नाहा। इन पंक्तियों पर आधारित है वही प्रश्न कि हे नाहा यानी हे प्रियतम नाथ, हे नाथ, हे प्रियतम, आप सूर्य यानी सूर्य होकर के आइए मेरे जीवन में और ऊष्मा का संचार कीजिए। तो हे बिनु जाड़ न छूटे माहा, क्योंकि हे प्रियतम आपके बिना इस माघ के महीने में मेरी शीतलता, मेरा जो शीत है का प्रकोप है मेरे शरीर में, वो समाप्त नहीं होगा, उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यही माह उपजय रस मूलु, और ये माघ का महीना हे प्रियतम ऐसा है जो रस का मूल है, यानी प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न करने वाला है। तू सो भोर मोर जोवन फिलू, और हे प्रियतम इस प्रेम की भावना पुष्पित और पल्लवित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हे प्रियतम, आप जिस प्रकार पुष्प के खिलने और विकसित होने पर भंवरा आ जाता है, उसी तरह से आप भ्रमर बनकर मेरे जीवन में आइए। नैन चुवही जस महवट नीरू, और माघ के महीने में जिस प्रकार वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं, महवट यानी मावट, मावट होती है, उस तरह से मेरे नेत्रों से मावट की तरह से जल टपक रहा है। जस शब्द आ गया है यहां, वाचक शब्द है, तो उपमा अलंकार हो गया है यहां पर। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, और तुम्हारे बिना, आपके बिना हे प्रियतम, मेरे जो वस्त्र जो मावट के कारण यानी मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के कारण निरंतर गीले हो गए हैं, चीरू यानी वस्त्र, वे अब मुझे बाण के समान चुभ रहे हैं। टप टप बूंद परहि असोला, और मेरे नेत्रों से ओले की तरह से टप टप आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं। विरह पवन होए मारे झोला, और विरह पवन मुझे झकझोर रही है। केहिक सिंगार को पहिरु पटोरा, और अब क्योंकि हे प्रियतम आप मेरे पास नहीं है, तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? केहिक सिंगार, किसके लिए श्रृंगार करूं? को पहिरु पटोरा, और किसके लिए पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, किसके लिए मैं रेशमी वस्त्र धारण करूं? गीऊ नहार रही हुई डोरा, और मेरी जो गर्दन है वो, मैं इतनी दुबली हो गई हूं विरह के कारण कि वो डोरे की तरह पतली हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मैं गीऊ यानी गले में हार भी पहनने योग्य नहीं रही, यानी श्रृंगार मेरे लिए अब दूभर हो गया है। तुम बिनु कांपे धन हिया तन तिनोर ढोल, तेही पर बिरह जराए के चढ़े उड़ावा झोल। नागमती आगे कहती है कि हे धनी, हे प्रियतम, मेरा हृदय तुम्हारे बिना निरंतर कंपायमान होता रहता है, कांपता रहता है, क्योंकि मेरा शरीर तिनके के समान हल्का हो गया है और विरह के झकोरों के कारण वो इधर उधर डोलता रहता है। तेही पर बिरह जराए के, और अब ये विरह जिसके कारण मेरा जो शरीर है वो तिनके के जैसा हो गया है, उसे जलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उड़ावा झोल। और अब ये मुझे नष्ट कर, यानी मेरी मृत्यु, मैं बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गई हूं, क्योंकि अब ये मुझे जलाकर विरह
मेरी भस्म को उड़ा देना चाहता है। चाहे उड़ावा झोल मेरी भस्म को उड़ा देना चाहता है। आगे चले। फागुन के महीने में जायसी ने किन नृत्यों का उल्लेख किया है? घूमर, कालबेलिया, बिहू, कुचिपुड़ी, कथक, फाग, फाग या चरचरी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फाग और चरचरी नृत्यों की चर्चा की है जायसी ने, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। फागुन पवन झकोरा बहा। फागुन मास आ गया है, नागमती कहती है पवन बहुत तेजी से बह रही है, चौगुन सियू जाए नहीं सहा, और अब सर्दी भी चौगुनी बढ़ गई है। तो हे प्रियतम, अब आपके बिना ये सर्दी जो चौगुनी हो गई है मुझसे सहन नहीं होती। तन जस पियर पात भा मेरा। और फागुन के महीने में क्या होता है? पतझड़, वसंत के बाद पतझड़ आता है, तो पेड़ों से पत्ते जो पीले हो गए हैं वो झड़ने लगते हैं, हवा के साथ नीचे आने लगते हैं। तो नागमती कहती है कि मेरा जो शरीर है वो वियोग की पीड़ा के कारण पीला हो गया है। कैसे? तन जस पियर पात भा मोरा, पीले पत्ते के समान हो गया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के बीतने के बाद पतझड़ आने पर पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं पवन के साथ, उसी तरह से मेरा शरीर जो है पीले पत्ते के समान हो गया है और अब विरह की हवा के साथ झड़ना ही चाहता है, समाप्त ही होना चाहता है। तेहि पर विरह देई हंसो झकझोरा। एक तो पीला पत्ते के समान हो गया है मेरा शरीर और ऊपर से विरह मुझे झुलाए दे रहा है। तरिवर झरही, वृक्ष झड़ने लगे हैं, यानी वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं। झरई बन ढाका, और जो वन में जो ढाक हैं यानी पलाश के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते भी झड़ रहे हैं। भाई ओनंत फूल भरे शाखा, और उन पलाश के वृक्षों पर पुष्प उग रहे हैं, और पलाश का पुष्प लाल रंग का होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी वो कह रही है कि पलाश के वृक्ष के पत्ते तो झड़ गए हैं लेकिन उसकी शाखाएं लाल रंग के फूलों से भर गई हैं। करई वनस्पति ही ये हुलासू, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति में जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सब आनंद का संदेश दे रही हैं, आनंद और उल्लास से युक्त हैं। मोह कहे भा जग दून उदासू, लेकिन क्योंकि मैं आपके से अलग हूं, आपके वियोग की पीड़ा को सह रही हूं, तो मेरे लिए ये संसार दुगना उदासी से भरा हुआ हो गया है। फागो कर रही सब चांचरी जोड़ी, और सभी मेरी जो सखियां हैं वो फाग और चांचरी का नृत्य अपनी जोड़ी के साथ, अपने प्रियतम के साथ कर रही हैं। मोहितन लाए दीन जसोरी, और मुझे क्योंकि मैं विरह की आग में जल रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में मानो किसी ने होली जला दी है। जौपे पीऊ जरत अस्पावा। नागमती आगे कहती है कि यदि मेरे विरह की आग में तपने के साथ ही मेरे प्रियतम आ जाएं तो जरत मरत मोहि रोष न आवा, जलकर विरह की आग में जलकर मरते हुए भी मुझे प्रियतम पर तनिक भी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल उनका दर्शन करना चाहती हूं, और जैसे ही मुझे उनके दर्शन होंगे मुझे मृत्यु का आलिंगन करने में तनिक भी पश्चाताप नहीं होगा। रात दिवस बस यह जीव मेरे मोरे, लगो नेहोर कंत अब तोरे। आगे नागमती कहती है कि रात दिन हे प्रियतम, मेरे मन में बस एक ही लालसा है कि किस प्रकार मुझे हे कंत, हे प्रियतम, आपके दर्शन होंगे। निहोर यानी दर्शन। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे कंत धरे जहां पाओ। आगे नागमती कहती है कि मैं चाहती हूं कि विरह की आग में जलकर मैं अपने शरीर को छार यानी राख कर दूं, और जब मेरा शरीर जलकर राख हो जाए तो मैं पवन से कहूं कि जा इस राख को, मेरे शरीर की ये जो राख है इसे उड़ा कर ले जा, और कहां ले जा? उस मार्ग पर ले जा जहां मेरे प्रियतम कदम रखेंगे। तो ये नागमती के प्रेम की एक निष्ठता का सूचक है। आगे चलते हैं। नागमती के हृदय में पंचबाण कौन मारता है? चकवा, तोता, कोयल और मैना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा सी। और इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। चैत बसंता होए धमारी, चैत्र ऋतु आ गई, चैत का महीना आ गया है, बसंत ऋतु का धमकी धमा चौकड़ी मची हुई है, यानी प्रकृति में आनंद और उल्लास से परिपूर्ण भावनाएं व्याप्त हो रही हैं। लेखे संसार उजारी, नागमती कहती है लेकिन मुझे अपना संसार, अपना जीवन उजड़ा हुआ नजर आता है। पंचम विरह पंच सर मारे, और कोयल जब कूक रही है तो ऐसा लगता है मानो कोयल की कूक के रूप में पंचसर यानी कामदेव अपने पांचों बाण मेरे ऊपर चला रहे हैं, क्योंकि विरह की वेदना मेरी उसके स्वर को सुनकर और अधिक बढ़ जाती है। रकत सोई सगरो बंधारे, और ढाक के, पलाश के जो वृक्ष हैं जो पूरे के पूरे पत्तों से रहित होकर केवल के लाल रंग के फूलों से लद गए हैं, ऐसा लगता है मानो
कोयल के नेत्र क्योंकि स्वाभाविक रूप से थोड़े लाल होते हैं दोस्तों, तो वो कल्पना करती है कि उसके नेत्रों से जो रक्त बहा है उससे ये सारे के सारे पलाश के जो वृक्ष हैं वो लाल रंग के हो गए हैं। तो इन पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न, और ऊहात्मक शैली यही है जिस पूरी नागमती का जो वियोग वर्णन है वो ऊहात्मक पद्धति में लिखा गया है। आगे चलें। सरबर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई के बिहराई, बिहरत हिया करहु पिउ टेका, दीठ दवंगरा मेरवहु एका। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसको समझ लेंगे। सरोवर रूपी हृदय निरंतर घटता जा रहा है, यानी मेरा हृदय निरंतर संकुचित होता जा रहा है, यानी उजड़ता जा रहा है, निराशा से भरा जा रहा है। टूक टूक होई के बिखराई, और मेरा जो ये हृदय है वो वियोग के कारण टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता जा रहा है। बिहरत हिया करहु पिउ टेका, हे प्रियतम, नागमती कहती है हे प्रियतम, मेरा जो हृदय है वो विदीर्ण हो रहा है, बिखरता जा रहा है, तुम कब आकर इसे संभालोगे। दीठ दवंगरा मेरवहु एका, दवंगरा का अर्थ होता है बरसात की पहली बरसात, मान लीजिए की छोड़ दीजिए, पहली बरसात को दवंगरा कहा जाता है। तो वो कहती है कि हे प्रियतम, कब अपने दृष्टि रूपी वर्षा, प्रेम की वर्षा मेरे जीवन में आकर करोगे, ताकि मेरे जो हृदय उजड़ा हुआ है वो आनंद और उल्लास से भर जाए। कैसे? जिस प्रकार पहली बारिश होने पर प्रकृति एकदम से हरी भरी होने लगती है, सौंधी सौंधी मिट्टी से खुशबू आने लगती है, आनंद और उल्लास से मनुष्यों के हृदय में नई नई उमंगें उत्पन्न होने लगती हैं, उसी तरह से जब हे प्रियतम आप मेरे निकट आएंगे, मेरे पास आएंगे, तो आपके दर्शन करके मेरा जीवन भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, सरवर हिया और दीठी दिवंगरा में रूपक अलंकार है, टूक टूक में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास दीठी दिवंगरा में आपको दिख ही रहा है, यानी उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। गिर समुद्र ससी मेघ रवि, सही न सकहीं वह आग, मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो उस पे लाग। दोहे में कवि जायसी ने किसकी प्रशंसा की है? पद्मावती की, हिमालय समुद्र की, सती रानी की या पद्मावती की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सती रानी की यहां पर, सती स्त्री की यहां पर प्रशंसा की गई है, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न। तो नहीं आवे रूप मुरारी, जासों पाव सुहाग सुनारी। पंक्ति में अलंकार है यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूप का अतिशयोक्ति। तो दोस्तों यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वो होता है जहां पर एक शब्द के अलग अलग प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तो यहां सोहाग और सुनारी शब्दों में श्लेष अलंकार है। सोहाग का एक शब्द, एक अर्थ तो है सुहागा, जिसको सुनार जो होते हैं वो सोने और चांदी की धातुओं को साफ करने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सुहाग का अर्थ है सौभाग्य, और सुनारी का अर्थ है सुनार की स्त्री, पहला अर्थ, और दूसरा अर्थ है सती नारी। तो यहां पर श्लेष अलंकार हो गया, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न। नागमती वन में अपने स्वामी का पता किससे पूछती है? वृक्षों से, हरिणों से, पक्षियों से या जंगलवासियों से? दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती वन में पक्षियों से अपने पति का, अपने प्रियतम का पता पूछती है, तो आंसर होगा सी। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। भई पुछार, पुछार का अर्थ है दोस्तों, एक तो पूछने वाली, पूछने लगी। दो अर्थ हैं इस पूरे अंश के, पूछना और मोर। तो दोनों अर्थ एक साथ में संक्षेप में बताऊंगी आपको। भई पुछार लीन वनवासु, नागमती अपने प्रियतम के वियोग में इतनी व्याकुल हो गई कि वो वन में चली गई और वहां पर सभी पक्षियों से, सभी से पूछने लगी, और एक नागमती मोर की तरह से विचरण करने लगी। बैरिनी सवत चीन बिलवासु, और उसे ऐसा लगता है कि जब वो पक्षियों से अपने प्रियतम का पता पूछती है तो कोई भी पक्षी उससे बात करने, उसकी बात सुनने के लिए उसके निकट नहीं आता। तो नागमती को ऐसा लगता है मानो उसकी जो सवती यानी सौत है, जो सौत स्त्री है जिसने उसके प्रियतम को अपने वश में कर लिया है, उस बैरिन ने, उस शत्रु नारी ने चारों ओर पक्षियों को पकड़ने के लिए, चिलबासु, पक्षियों को पकड़ने का जाल,
जाल बिछा दिया है। होए खर बाण विरह तनु लगा। नागमती आगे कहती है कि विरह मेरे शरीर में तीखे बाण की तरह से लग गया है, जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा। और फिर कौआ उसे सामने दिखाई देता है तो वो कहती है, हे कागा, यदि मेरे प्रियतम से मिलन होने वाला है तो तू उड़ जा। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि कौआ यदि कहीं बैठा है और वो उड़ जाता है तो इसका मतलब है कि जल्दी ही प्रिय से संयोग होने वाला है। तो उसी परंपरा का निर्वाह यहां पर जायसी ने किया है। हारिल भई पंथ में सेवा, और वो कहती है, हारिल एक पक्षी का नाम है और दूसरा अर्थ इसका है थक गई, कि मैं इस पंथ पर चलते चलते, अपने प्रियतम की खोज में चलते चलते थक गई हूं। दूसरा अर्थ इसका कुछ विद्वानों ने यह किया है कि हारिल पक्षी मेरे मार्ग में रुकावट बन करके आ गया है। अब तह पठवों कौन परेवा, अब किस पक्षी को, परेवा कहीं तो पक्षी के रूप में मिलता है, कहीं कबूतर, तो अब मैं किस पक्षी, किस कबूतर के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेजूं। धौरी पंडुक कहू पीऊ नाऊ, अब वो कहती है कि धौरी यानी सफेद, और पंडुक भी पक्षी का नाम है। तुम मेरे प्रियतम के नाम का उच्चारण करो, जो चित रोग न दूसर ठाऊ, और यदि मेरे प्रियतम चित्त में क्रोध, रोष, रोख यानी रोष, क्रोधवश मुझसे दूर चले गए हैं तो मेरे लिए अब इस संसार में कोई दूसरा ठाऊ यानी स्थान नहीं है। जाहे बया होई पीऊ कंठ लवा, करे मेराव सोई गौरवा, कि जो मेरे प्रियतम से मेरा मिलन करवाएगा उसे ही इस मिलन का गौरव प्राप्त होगा। कोयल भई पुकारत रही, महरी पुकारे ले ले दही, कि जिस प्रकार गांव में, नगर में दही बेचने वाली जो स्त्री होती है, महरी होती है, वो ले दही लो की पुकार करती है, उसी तरह से मैं कोयल बनकर के वन वन में पुकार कर रही हूं अपने प्रियतम के नाम को लेती हुई। पेड़ तिलौरी और जलहंसा, पेड़ पर रहने वाली तिलौरी यानी मैना और जल में विचरण करने वाले हंस, तुम सब मेरे संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा दो। हृदय पैठ बिरह कटनंसा, क्योंकि ये हृदय, ये विरह मेरे हृदय में बैठकर कंटनंसा यानी मुझे काट रहा है, मेरे हृदय को काट रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। जही पंखी के नियर होए कहे विरह बात, सोई पंखी जाए जर तरवर होए निपात। ये ऊहात्मक पद्धति आ गई दोस्तों। वो कवि कह रहे हैं कि जिस भी पक्षी के नियर यानी पास में जाती थी नागमती और उससे अपनी विरह की बात कहती थी, वो पक्षी उसकी विरह की अग्नि से जल जाता था। और जिस वृक्ष के पास जाकर अपनी विरह वेदना को वो अभिव्यक्त करती थी, वो पत्ते, वो वृक्ष पत्तों से रहित, निपात यानी पत्रहीन हो जाते थे, पत्तों से रहित हो जाते थे। अगला प्रश्न, नागमती को लाल रंग के पलाश के वृक्ष कैसे लगते हैं? रक्त में डूबे हुए, प्रेम से भरे हुए, आकाश की लालिमा का प्रतिबिंब, या आग से जले हुए? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागमती को लाल रंग के जो पलाश के वृक्ष हैं वो रक्त में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। आंसर होगा ए। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघुच बन बोई। जायसी कहते हैं कि वह नागमती विरह के वियोग की व्यथा से पीड़ित होकर कोयल की तरह कुहू कुहू करके रोने लगी और उसके नेत्रों से रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। और वही जो वीर बहुटी थी, जो सावन की डोकरी थी, वो यहां पर उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, घुंघुची। इसका अर्थ भी वीर बहुटी है। और पृथ्वी पर गिरकर उसके रक्त के आंसू वीर बहुटी का वन उग गया हो ऐसा प्रतीत होने लगा। भई करमुखी नैन तन राती, और उसके रोते रोते उसके जो नेत्र थे वो राती यानी लाल हो गए, शरीर लाल हो गया। को सेराव बेरहा दुख ताती, और विरह के दुख में, विरह की आग में ताती यानी जलने वाली नागमती को अब सेराव यानी कौन शीतलता प्रदान करेगा? जह जह ठाड़ी होए बनवासी, तह तह होए घुंघुची की राशि। और वो रोती हुई वन में जहां जहां खड़ी होती थी वहीं पर घुंघुची यानी वीर बहुटियों का ढेर लग जाता था उसके रक्त के आंसुओं से। बूंद बूंद में जानऊ जीऊ, गुंजा गूंजी करे पीऊ पीऊ। और क्योंकि वो बहता था रक्त तो ऐसा लगता था मानो उसके रक्त के आंसुओं की एक एक बूंद में मानो प्राण हैं, सजीव हैं वो, और प्रत्येक बूंद से मानो पीऊ पीऊ की ध्वनि परिवेश में गुंजायमान हो रही है। तही दुख भये परास निपाते। और क्योंकि इस ऋतु में पलाश जो है, पलाश के जो वृक्ष हैं वो पत्तों से रहित हो गए हैं, तो ऐसा
कवि कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है मानो नागमती के विरह से व्यथित होकर ही पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए हैं। लोहू बूढ़े उठे हुए राते, और क्योंकि उन पत्रहीन पलाश के वृक्षों पर लाल रंग के फूल से उनकी डालियां भर गई हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये पलाश के वृक्ष नागमती की विरह वेदना के फलस्वरूप उसके नेत्रों से जो आंसुओं, रक्त के आंसू निकल रहे हैं, उसमें डूबकर राते यानी लाल हो गए हैं। राते बिंब भीजते ही लोहू, और जो बिंबा फल है, बिंबा फल एक लाल रंग का फल होता है, तो उसके लिए भी कवि कल्पना करते हैं कि जो लाल राते यानी लाल रंग का जो बिंबा फल है, मानो वो भी उसी के रक्त के आंसुओं में डूब करके लाल हो गया है, और उसकी विरह वेदना इतनी प्रबल है कि जो परवल का फल होता है वो पीला पड़ गया है उसकी विरह वेदना के कारण। स्वाभाविकता क्या है? स्वाभाविक ये है कि इस ऋतु में आकर परवल पक गया है, परवल के पकने की ऋतु है, लेकिन नागमती की विरह वेदना का वर्णन करने वाले जायसी को ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस तरह से नागमती विरह वेदना में पीली पड़ गई है, पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए हैं, उसी तरह से परवल भी का जो फल है वो भी नागमती की विरह वेदना से प्रभावित होकर पीला पड़ गया है। फाट ही है गेहूं, और गेहूं आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, उसमें एक लाइन होती है पतली, तो कवि कल्पना करते हैं कि नागमती की विरह वेदना के कारण मानो गेहूं का हृदय भी फट गया है। देखो जहां होए सोई राता, जहां जहां देखते हैं वहीं पर लाल रंग ही दिखाई देता है, यानी नागमती के रक्त के आंसू सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं, यानी प्रकृति में नागमती की विरह वेदना व्याप्त हो गई है। जहां सो रतन का कहे को आता, अब मेरा कवि कहते हैं, नागमती कहती है कि मेरा प्रियतम जहां कहीं भी है उस तक भला मेरा संदेश अब कौन पहुंचाएगा। नहीं पावस ओहि देसरा, नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुने आवे कंत। और नागमती कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस देश में मेरे प्रियतम हैं वहां न तो पावस यानी वर्षा आती है, ओहि देसरा यानी उस देश में न तो वर्षा होती है, न हेमंत ऋतु आती है, और न बसंत ऋतु आती है। क्यों? क्योंकि हेमंत, बसंत और वर्षा ऋतु प्रेम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। यदि उस देश में जहां मेरे प्रियतम हैं ये तीन ऋतुएं आ रही होती तो मेरे प्रियतम में निश्चय ही मेरे प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता, और प्रेम का भाव उत्पन्न होते ही उन्हें मेरी याद आती और वे लौटकर मेरे पास आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे लौटकर मेरे पास नहीं आए, तो नागमती कल्पना करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः जिस देश में मेरे प्रियतम है वहां न वर्षा होती है, न हेमंत ऋतु आती है, न बसंत आती है। इसलिए क्योंकि बसंत नहीं है तो इसलिए वहां न कोकिल है, कोयल नहीं बोलती, कोयल बोलती उसकी कुहू कुहू सुनकर प्रियतम को मेरी स्मृति हो आती, न पपीहा जब प्यू प्यू रटता तो उसको सुनकर मेरे प्रियतम को मेरी सुध आती। तो संभवतः न उस देश में न तो वर्षा है, न हेमंत है, न बसंत है, न कोयल है और न पपीहा है, जिसे सुनकर मेरे प्रियतम को मेरा स्मरण हुआ था और वे मेरे पास लौटकर आ जाते। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 12-13 महत्वपूर्ण पद्यांशों पर बात की, जायसी की, और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें समझा। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र हर सत्र की तरह आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले महत्वपूर्ण सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।